कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सातू को नेफ्थरिस की असली कहानी पता चल जाती है, लेकिन अब सेज सातू से कहते हैं कि हमें विन रिंग को अभी के लिए छोड़ना होगा क्योंकि हमें बाकी की रिंग्स को भी इकट्ठा करना है। वो लोग इस फैसले को मान लेते हैं और वहां से जा रहे होते हैं। जेड उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि जेड को एक सोल्जर आकर बताता है कि नाइट ऑफ एबिस ने अटैक कर दिया है और उसने विंड वॉल के अंदर सुराख करके अपने मॉन्स्टर्स को अंदर भेजना शुरू कर दिया है। जेड बहुत ज्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ जब सातू लोग जा रहे होते हैं तो सेज की नजर भी मॉन्स्टर्स पे जाती है और सातू नोट करता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। हिमे सातू को किस करती है उसकी पावर बढ़ाने के लिए और मॉन्स्टर्स शहर के अंदर सबको मार रहे होते हैं एक के बाद एक। पेरिडोट नेफ्थरिस से कह रही होती है कि क्या तुम कुछ भी नहीं करोगी। इस सब को देखते हुए तो नेफ्थरिस उससे कहती है कि जेड सब कुछ संभाल लेगा, वो मेरा भाई है, उसी ने आज तक इस किंगडम की हिफाजत की है। कि दूसरी तरफ नाइट उस कमरे में पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो रिंग्स पड़ी हुई होती हैं। जेड वहाँ पे जाता है और वो कहता है कि मुझे पता ही था तुम यहाँ पे ही मिलोगे मुझे। जेड उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन मुंह की खाता है। नाइट उसके ऊपर दूसरा अटैक करने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पे सेज वगैरह पहुंच जाते हैं। सातू भी नाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मार्मेजियस को आखिरकार सातू को बचाना पड़ता है। हिमे जेड की मरहम पट्टी कर रही होती है कि वो उसे बताती है कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी बहन की हिफाजत के लिए आया है। और हिमे जब सातू को फाइट करता हुआ देखती है तो वो सोचती है कि वो पूरी नहीं है इसकी ताकत बढ़ाने के लिए। वो भाग के वहां से जाती है। पेरिडोट भी उसे देखती है। वो नेफ्थरिस से बात कर रही होती है। पेरिडोट भी उस कमरे में पहुंच जाती है सातों लोगों की मदद करने के लिए और हिमे नेफ्थरिस से कहती है कि मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है। मैंने भी सोचा था कि मैं इस सबसे भाग जाऊंगी, मैं तो दूसरी दुनिया में भी गई, लेकिन आखिरकार मुझे अपने लोगों को अपने किंगडम को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ा। हिमे मजीद ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम आज तक यहाँ से कहीं बाहर नहीं गई, लेकिन सातू बहुत अजीब है, वो तुम्हारे घर को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। हिमे बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वो कहती है ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सातू के लिए मैं काफी नहीं हूँ, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। नेफ्थरिस दरवाजा खोल देती है और वो उससे पूछती है कि क्या मुझे वाकई में ऐसा करना चाहिए। अब ये दोनों लड़कियां वहां पे पहुंच जाती हैं और वो दोनों भागकर नेफ्थरिस के पेरेंट्स के स्टैचूज को तोड़ देती हैं। वहां से अंगूठियां गिरती हैं। नेफ्थरिस उनको उठाती है, भागकर सातू के पास जाती है, उसे किस करती है और उनकी शादी हो जाती है। जेड किंगडम की हिफाजत को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन नेफ्थरिस सातू का हाथ पकड़ती है और उन दोनों के हाथों में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जो कि सब मॉन्स्टर्स को किल कर देती है। नाइट भी थोड़ा सा कमजोर हो चुका होता है। सातू उसके ऊपर अटैक करता है और खुद बेहोश हो जाता है। जब सातू की आंख खुलती है तो हिमे और नेफ्थरिस उसके पास होती हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। सेज और पेरिडोट अंदर आती हैं और वो उसकी तारीफ करती हैं और वो लोग उसे समारैग्दी से मिलवाती हैं जो कि वही प्रिंसेस होती है जो कि इस किंगडम को छोड़कर भाग चुकी होती है। वो बताती है कि जब मैं यहाँ से जा रही थी मेरा दिल इतना बुरा हो चुका था कि किंग एबिस ने मुझे एक अंगूठी ऑफर की और मैंने उसे पहन ली। उसे वो अंगूठी भी दिखाई जाती है। जब सातू किंग एबिस के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता। वो उठता है चलने के लिए लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। कि नेफ्थरिस उसे खुश होकर कहती है कि यहाँ पे एक स्टीम बात है, तुम उसे लोगे तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। अब वो तीनों साथ में बात ले रहे होते हैं। नेफ्थरिस उनसे पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशन कितना स्ट्रांग है और हिमे बनने के लिए उसे तारीफें करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हाँ हाँ हमने तो बहुत दफा किस किया वगैरह वगैरह। कि अचानक से वहाँ पे पेरिडोट आती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि जो दूसरी दुनिया के लोग हैं वो एक दूसरे को बहुत डिफरेंट तरीके से डैमेज करते हैं, तो मैं देखना चाहूंगी कि आखिर तुम लोग किस हद तक जाते हो। क्योंकि हिमे को अपनी हार नहीं मानी होती इसीलिए वो गुस्से में उठती है और वो सातू के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वो सातू को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन साधु एक सॉलिड मैन होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं हम लोग अपनी फर्स्ट टाइम को इस तरह से खराब नहीं करेंगे और इस बार भी कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ समारैग्दी सेज के साथ बात कर रही होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती थी कि वो उसके बाद इस किंगडम में आया हो। तो सेज उसे बताते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिला था और उसने मुझे एक तोहफा भी दिया है तुम्हारे लिए। और सेज उसे बताते हैं कि वो चाहता है कि तुम खुश रहो अपनी दुनिया के अंदर और वो अब तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। समारैग्दी थोड़ी सी मायूस हो जाती है। अगली सुबह नेफ्थरिस अपने पेरेंट्स की कब्रों पे खड़ी हुई होती है। वो उनके लिए प्रे कर रही होती है कि जेड आता है और वो उसे कहता है कि तुम वाकई में बहुत बड़ी हो गई हो। सातू वगैरह वापस जा रहे होते हैं कि नेफ्थरिस भागकर उनके पास जाती है और वो सातू से कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाऊँ। और हिमे जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि तुमने इससे ये भी वादा किया कि तुम इसे अपनी दुनिया में लेके जाओगे। कि समारैग्दी पेरिडोट के साथ बात कर रही होती है कि अचानक से वो सेज का असल नाम सुनती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि सेज ही उसका असल लवर होता है। हिमे और सातू हर हद पार करके एक दूसरे के पास आने वाले होते हैं कि अचानक से हिमे की जगह पे वहाँ पर नेफ्थरिस आ जाती है और हिमे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हिमे चिल्लाते हुए उठती है क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ ख्वाब होता है। जब वो उठकर देखती है तो सातू नेफ्थरिस को खाना दे रहा होता है। मार्मेजियस सेज से अगली डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है और वो कहता है कि हम लोग अगली वाटर रिंग को इकट्ठा करेंगे। कि हिमे जब खाना मांगती है तो सातू से कहता है कि तुम खुद ही ले लो। हिमे को ये बात बुरी लग जाती है, वो उठकर जाने वाली होती है और सातू उसके पीछे होता है। कि अचानक से वो लोग एक मूविंग टाउन को देखते हैं और सेज कहता है कि हम लोग पहले अब फायर रिंग को इकट्ठा करेंगे जो
कि हमें इसी टाउन में से मिलेगी। ऊपर से एक सीढ़ी नीचे उतरती है और उन्हें उसके ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन नेफ्थलिस घबरा जाती है। सातू उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, लेकिन हिमे कहती है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगी। अब वो लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर पहुंच के नेफ्थलिस बहुत ज्यादा खुश होती है और सेज उनको वहां के बारे में बताना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो दोनों लड़कियां वहां से गुम होती हैं। नेफ्थलिस चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और वो जब सातू को बताने के लिए उसकी तरफ देखती है तो वहां पे हिमे मौजूद होती है और हिमे उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं। नेफ्थलिस घबरा जाती है और वो वहां पर जब लोगों को देखती है तो वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके कान बिल्लियों की तरह के होते हैं। दो लड़कियां उन दोनों की मदद करती हैं और उनको वेटिंग रूम में बैठा देती हैं। सातू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे भी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, लेकिन दो लड़कियां उसकी बजाय मारमेजिस के पास चले जाती हैं और उसकी तारीफें करना शुरू कर देती हैं। मारमेजिस उनसे प्रिंसेस के बारे में पूछता है और वो उनको लेके जाने लगती हैं। हिमे और नेफ्थलिस आपस में बैठी खा रही होती हैं कि नेफ्थलिस हिमे को कहती है कि जब भी मैं तुम लोगों के पास होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिमे को लगता है कि वो हमारी बेटी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिमे उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो लोग मजीद थोड़ी सी बातें करती हैं कि अचानक से अंदर से एक इंसान बाहर गिरता है और सातू भी वहां पे पहुंच जाता है। हिमे उसके कान में जाके कहती है कि ये प्रिंसेस तो पागल हो गई है, सबको मारती फिर रही है। लेकिन सातू को भी कहाँ पे चैन है, उसे वो रिंग चाहिए। वो अंदर जाता है और वो देखता है कि प्रिंसेस ग्रेनेड एक आदमी के साथ फाइट कर रही होती है और उसे हरा देती है। जब ग्रेनेड सातू की तरफ देखती है तो उसके हाथों में मौजूद अंगूठियों को देख के वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो जो मुझसे शादी करना चाहती हो, तो चलो आओ फिर मेरा मुकाबला करो, अगर हरा लो तो मैं तुम्हारी बीवी। सातू के ऊपर एक अटैक करती है और उसे जमीन के ऊपर गिरा देती है। वो जाते हुए उसे कहती है कि अगर तुम अभी भी मुझे अपनी बीवी बनाना चाहो तो कल भी मुझसे आकर लड़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है लड़कों की। सातू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। प्रैक्टिस करते करते वो थक जाते हैं और अब उनके खाने का टाइम होता है। जो आदमी उनको खाना सर्व कर रहा होता है वो बताता है कि हमारी प्रिंसेस कोई एवी चैवी नहीं है, उससे फाइट करने के लिए बहुत बड़े मैजिशियंस भी आए थे और अगर तुम चाहो तो तुम अपनी रिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसे हराने के लिए। सातू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तेजी से खाना शुरू कर देता है। हिमे और नेफ्थलिस उसके लिए थोड़ा सा परेशान होती हैं। सातू ग्रेनाड का वहशी रवैया देख के बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो बैठा होता है कि हिमे उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती अपनी गोद के अंदर सर रखने के लिए कहती है। वो उससे बातें करना शुरू कर देती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही होती है कि नेफ्थलिस उनको देख रही होती है और वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है। हिमे एक बहुत अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही होती है। अब मारमेजियस और सातू बात लेने के लिए जब वॉशरूम में जाते हैं तो सातू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं वहां के नजारे देखकर। मेजियस भी सातू से यही कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी रिंग्स का इस्तेमाल करो, कि अचानक से एक लड़की उनको स्क्रब करने के लिए ऑफर करती है और सातू की जुबान लपलपा जाती है। वो फटाफट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसको एक हलवान मिलता है जो कि उसको चमका देता है। ग्रेनाड वहां पे आती है और वो सातू से कहती है कि चलो आओ मुझे स्क्रब करो। ग्रेनाड की सॉफ्ट स्किन को जब वो टच करता है उसके सॉलिड मसल्स सातू के तो हवा से उड़ जाते हैं। ग्रेनाड उसे कहती है कि तो फिर मानते हो ना तुम मुझे कि मैं कमाल की हूँ। वो उसे मजीद ये कहती है कि मुझे पता है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी क्योंकि मेरे पास ये रिंग्स हैं। वो उसे कहती है कि इसीलिए जब हम दोबारा से लड़ेंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा जुल्म नहीं करूंगी और अगर तुम चाहो तो तुम अपनी रिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सातू को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रजामंदी से मनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ग्रेनाड वहां से चली जाती है और सातू अपने गुस्से के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगली सुबह जब सातू उठता है तो नेफ्थलिस उसके बेड के ऊपर होती है। वो उसे समझाने की, उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है कि शायद वो उसकी ताकत को बढ़ा सके, लेकिन सातू उसकी बात को समझ नहीं पाता और वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अपना 100% दूंगा और वो वहां से चला जाता है। नेफ्थलिस थोड़ी सी नाउम्मीद हो जाती है। सातू और मारमेजियस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मारमेजियस सातू से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये काफी नहीं है, ग्रेनाड को हराने के लिए तुम्हें अभी भी अपनी अंगूठियों का ही इस्तेमाल करना होगा। हिमे उन्हें देख रही होती है कि अचानक से वो दो लड़कियों की बात सुनती है जो कि ये कह रही होती है कि ग्रेनाड ने तो सातू को अपना जिस्म पहले ही ऑफर करने की बात की है। हिमे कमरे के अंदर लेटी हुई थोड़ी सी मायूस होती है। उसे भी गंदे गंदे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं सातू को लेकर। अब सातू मुकाबले के लिए मैदान में चला जाता है। सब लोग उसे चेयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन हिमे खामोश होती है। सेज उसे चेयर अप करने का कहते भी है, लेकिन वो फिर भी खामोशी रहती है। कि जो इंसान अभी अभी हार के गया होता है उसके सामने नाइट की एक रिंग आती है और वो उसे ना चाहते हुए भी पहन लेता है। वो इंसान दोबारा वापस आता है और वो सातू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ग्रेनाड उसे बचा लेती है और उन्हें पता चलता है कि ये भी एक नाइट बन चुका है एबिस का। वो वहां पे बहुत सारे फायर मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। कैट पीपल अपने लोगों को बचाने की और उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की तैयारी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले ही बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं। ग्रेनाड जब उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है तो उसकी तलवार पिघल जाती है क्योंकि वो आग का होता है। सातू भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी उसे किस नहीं मिलेगी, उसे ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी सातू एक पुख्ता इंसान होने का सबूत देता है और वो उस एबिस के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रेनाड की मदद के साथ वो लोग उस नाइट को हरा देते हैं और उसकी अंगूठी गिर जाती है। सारे के सारे मॉन्स्टर्स भी किल हो चुके होते हैं।
ग्रेनाड सातू से कहती है कि अब मुझे तुमसे शादी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन सातू कहता है कि नहीं, मैं अभी भी अपनी जुबान पे कायम हूँ, हम दोनों के दरमियान में मुकाबला जरूर होगा। वो लोग फाइट के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। हिमे बहुत ज्यादा मायूस होती है कि आखिर सातू ये सब क्या कर रहा है। तो नेफ्थलिस उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत तुम ही हो। हिमे को ये सब बातें सुनकर जोश आ जाता है और वो सातू से चीख कर कहती है, सातू अगर तुमने इस ग्रेनाड को हरा दिया तो तुम्हें मेरा जिस्म मिलेगा और तुम मुझे डैमेज कर सकते हो। सातू ये सुनकर खुश हो जाता है कि अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज आती है जो कि उन रिंग से होती है, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसकी मूवमेंट्स पढ़ने में हेल्प करूंगा और ये पावर इन रिंग्स की नहीं है। ग्रेनाड जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है वो उसके मूवमेंट्स को पढ़ लेता है और उसे हरा देता है। ग्रेनाड भागकर उसकी तरफ आती है, उसे किस करती है, अंगूठी पहनाती है और उन दोनों की भी शादी हो जाती है। ग्रेनाड उसे अपना जिस्म ऑफर कर रही होती है, लेकिन सातू चीख कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं सिर्फ उसी का हूँ। और हिमे बहुत खुश हो जाती है। हिमे कमरे में सातू का इंतजार कर रही होती है। सातू भी टॉवल के अंदर उसके कमरे में आ जाता है। दोनों साथ बैठे हुए होते हैं। हिमे उसे सब कुछ करने की इजाजत दे देती है। सातू उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन हमारा मासूम इंसान उसके बिग टैलेंट को पकड़ लेता है और वहीं पे सो जाता है। और हिमे अपनी अक्लमंदी का सबूत देते हुए समझ जाती है कि सातू आज बहुत ज्यादा थका हुआ था, आज तो कुछ नहीं होगा। अगली सुबह जब सातू उठता है तो हिमे उसके पास होती है और वो बहुत ज्यादा मायूस होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं याद होता। नेफ्थलिस बाहर निकलती है और वो कहती है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, फटाफट से कुछ करो क्योंकि अगला नंबर मेरा है। और ग्रेनाड निकल के कहती है कि तीसरा नंबर तो मेरा है। रात को एक फंक्शन होता है जहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। ग्रेनाड सातू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मूवमेंट को पढ़ सकते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहादुरी की वजह से तुम्हें ताकत मिली है। हिमे को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शराब पी लेती है। वो बेहोश होने वाली होती है कि वो सातू उसे उठा के कमरे में ले जाता है। हिमे उसे कहती है कि मुझे हौसला दो, तो वो उसे कहता है कि देखो, मुझे पता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना फर्स्ट टाइम इस तरह से इन फजूलियात के अंदर जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी दुनिया में वापस आएं और सब कुछ तरीके से करें। हिमे को उसकी ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझसे कोई भी विश कर सकते हो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। और सातू का मासूम दिल और क्या ख्वाहिश कर सकता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे गुब्बारों के साथ खेलना चाहता हूँ। हिमे उसे इजाजत दे देती है और सातू खेलना शुरू कर देता है कि अचानक से उनकी नजर नेफ्थलिस और ग्रेनाड पे जाती है, जो कि गंदी निगाहों से उनकी तरफ देख रही होती हैं। ग्रेनाड वैशी हो जाती है और वो सातू के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन बाकी दोनों बीवियां ऐसे कहाँ होने दे सकती हैं और वो दोनों ग्रेनाड को बेहोश कर देती हैं। क्या सातू की इस अनोखी सी जिंदगी के अंदर बाकी की दो प्रिंसेसेस भी आ सकेंगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।